Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS major test first, which was held on 16 February 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. First question जो inorganic का है, that is question number 46. Match the following है, column 1, column 2. कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड गिवन है हमारे और कॉलम 2 में इसके शेप के बारे में डिस्कस कर रहा है. CrF63 माइनस क्रोमियम प्लस CrF63 माइनस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले क्या हमेशा ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसलिए इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा. तो ऑक्टाहेड्रल कौन है? थर्ड है, इसलिए ऑप्शन थर्ड चला जाएगा. BrF5 ब्रोमीन इसका सेंट्रल एटम होगा और ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुका है, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, इसका स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर और स्टेरिक नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2. ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन एक लोन पेयर आप किसी भी पोजीशन पर रखिए और इसका जो शेप आएगा दैट विल बी ए स्क्वायर पिरामिडल. एक ढक लीजिए, शेप विल बी ए स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इसका ऑप्शन. BrF3 है तो BrF3 में 2 लोन पेयर आ जाएगा ब्रोमीन के पास, स्टेरिक नंबर इसका स्टेरिक नंबर 3 और 2 5 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d आ जाएगा और sp3d का ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. लोन पेयर वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन, लोन पेयर वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन. शेप बताने के लिए लोन पेयर को ढक लेंगे, बेंट शेप आ जाएगा, बेंट टी शेप आएगा, बेंट टी शेप, थर्ड सेकंड हो जाएगा. और PtCl4 2 माइनस, प्लेटिनम के लिए प्लेटिनम +2 है, प्लेटिनम के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो पेयरिंग करवाएंगे और जब पेयरिंग करवाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका ऑप्शन. देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ए का थर्ड तो एक ही में दिख रहा है और सब मिला लीजिए, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, तो इसलिए 46 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47. द कॉम्प्लेक्स NiH2O का होल 6+2 इन विच 1:1, 2:1, 3:1 molar ratio of nickel and ethane 1,2 diamine is added progressively. ठीक है, NiH2O का होल 6 है, +2 चार्ज, इसमें इथाइलिन डायमीन का एडिशन हो रहा है, एक एक करके एडिशन करते हैं. तो देखिए क्या होगा, EnH2O को रिप्लेस करेगा, En बाइडेंटेट लिगेंड है, एक En 2H2O को रिप्लेस करेगा, एक En यहां पे आ जाएगा, +2 चार्ज बियर करेगा. अब इसमें फिर से NiH2O का होल 4 En +2, इसमें एक और En डाल दिए, NiH2O का होल 4 En का होल ट्वाइस, +2 चार्ज आ जाएगा. और एक और इसमें En डाल देंगे, इसी में डाल देते हैं, एक और En डाल देंगे तो इसका NiH2O का होल ट्वाइस, नहीं ये गलत लिखे ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 यहाँ पे है, एक और En ऐड होगा, 2H2O को बाहर करेगा तो यहाँ पे H2O रहेगा ही नहीं, En का होल थ्राइस +2 चार्ज आ जाएगा. अब पूछ रहा है क्या कि इसका कलर क्या क्या होता है, इसमें हमको एक स्पेसिफिक कलर पूछा है 2:1 रेशियो में, 2:1 के रेशियो में जब रहेगा तो इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर ब्लू कलर का होता है, इसका कलर ब्लू होता है. तो इसीलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, उसका कलर गिवन है, कलर तो याद ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि और इसमें कुछ बताया जा सके. तो इसलिए 2:1 वाले रेशियो का स्पेसिफिक कलर क्या होता है, कलर इसका ब्लू होता है, इसलिए इसका ब्लू चला जाएगा. 47 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 54. द हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इन CuNH3 का होल 4 +2, Cu +2 है,
4s0 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 4s0 है, 3d9 है, Cu+2 के लिए याद रखिएगा, Cu+2 एंड कोबाल्ट+3 के लिए ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं, ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जेड इफेक्टिव थोड़ा हाई हो जाता है, जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन को भी वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। हेलोजन सिर्फ इसके लिए वीक फील्ड होता है, बाकी इसके लिए नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर एंड ऑक्सीजन डोनर तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करते हैं। यहाँ तो नाइट्रोजन डोनर, इसका नेचर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, इसमें तो पेयरिंग करवा नहीं सकता है वाला, क्योंकि पेयरिंग करवाने संभव नहीं है पेयरिंग करवाना, तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है यहाँ पे, और एक्साइटेशन हो क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, sp3 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर D7 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में एक्साइटेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर D9 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है देन अगेन द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम 3D से एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा, सो दैट इट कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑफ इनर ऑर्बिटल, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए DsP2 होगा। याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो फिर उसमें एक्साइटेशन संभव नहीं हो पाएगा। तो 54 का सही ऑप्शन होगा थर्ड, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है, देखिए मैं स्टेबिलिटी का मैं आप लोग को ऑर्डर बताता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, जब भी एक क्वेश्चन आता है तो मैं बार बार बोलता हूं, इसको सीखना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम लोग टाइप पे ध्यान देते हैं, टाइप मतलब कि स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर का होता है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का होता है, सबसे कम स्टेबल टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर टाइप सेम है तो फिर हम लोग सीरीज देखते हैं, सीरीज में क्या बनने का मतलब है कि 5D वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 4D वाला, फिर 3D वाला। कोई 5D CMI है जिसका CMI 5D सीरीज का हो वो ज्यादा स्टेबल, फिर 4D वाला, फिर 3D वाला होता है। अगर सीरीज भी सेम हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या लगता है, सबसे पहले कार्बन डोनर, फिर चिलेशन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर देखा जाता है। तो वही यहां पे सबके सब आयरन है, सबके ऊपर चार्ज +3 है, सबके सब आयरन है, सबके ऊपर चार्ज +3 है, लेकिन उससे पहले क्या देखें, कोई कार्बन डोनर है कि नहीं है। कार्बन डोनर कार्बन डोनर कार्बन डोनर कोई नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हेलोजन है और इसमें भी ऑक्सीजन है। उसके बाद किस पे आ जाएंगे, चिलेशन पे, चिलेशन है कि नहीं देख लेंगे, तो चिलेशन इसमें है आयरन में, तो इसीलिए सबसे मोस्ट स्टेबल चिलेशन वाला हो जाएगा। और आयरन कॉम्प्लेक्स में तो एक चीज और पढ़ा जाता है कि आयरन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, आयरन कॉम्प्लेक्स में चिलेशन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इवन कार्बन डोनर से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है आयरन के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको भी याद रखना है, ये मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे देखिएगा वीडियो, वहां पे मिलेगा आप लोगों को। ऐसे जनरली सब जगह 99% केसेस में कार्बन डोनर ज्यादा स्टेबल होता है, देन चिलेशन, देन ऑक्सीडेशन मेटल, देन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये थोड़ा सा जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है ना, नीट के सिलेबस में वो है नहीं, क्योंकि नीट के सिलेबस में एक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा फैक्टर होता है गवर्न करने के लिए, और जॉन टेलर पढ़ना नहीं होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता है लोग, कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जब इन्वॉल्व करेंगे तब उसका स्टेबिलिटी में एक्चुअली निकल पाता है कि हाँ किसकी स्टेबिलिटी में क्या कौन सा फैक्टर गवर्निंग फैक्टर होगा। ऐसे 99.9% क्वेश्चन में हम लोग कार्बन डोनर, फिर चिलेशन, फिर ऑक्सीडेशन मेटल, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन इससे ही पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो इसलिए 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 के लिए देखना है, दे कैन फॉर्म MX2 एंड MX4 टाइप हैलाइड। बिल्कुल सही है, कार्बन का 2 होता है EX2
एंड EX4 MX2 M+2 एंड +4 का हैलाइड बनाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वाला। मोस्टली MX4 इज आयोनिक ना, गलत है। MX4 सारे के सारे कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट होते हैं। किसको छोड़कर? SnF4 एंड PbF4, याद रखना है इसको, ये आयोनिक होते हैं। SnF4 एंड PbF4 का नेचर आयोनिक होता है। इसीलिए मैं एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पे। SnF4, कितने लोग बोलते हैं कि SnF4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना होता है, तो SnF4 को लोग हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोल देते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि SnF4 तो आयोनिक है, फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बात कर सकते हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में अगर जाता है तो पॉलीमराइज करता है, ये पॉलीमराइज कर जाता है, ये पॉलीमराइजेशन इसका होता है, और पॉलीमराइजेशन होके इस तरह से देखो बनाता है SN F F SN F F F F, इस तरह से जुड़ते चला जाता है, ऐसे पॉलीमराइज होता है, ये पॉलीमर बनाता है। तो ऐसा पॉलीमर जब बनाता है तो एसएन के पास ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इसके पास, और 6 जब होता है तो इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। sp3 नहीं होता है, SnF4 आयनिक होने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 इन पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो SnF4 PbF4 आयनिक होता है लेकिन बाकी सब इसको छोड़कर, इस दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी टेट्राहेलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली हैं सारे के सारे कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो मोस्टली आयोनिक नहीं है, मोस्टली कोवलेंट होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। GX2 एंड GX4, अच्छा GX2 इज मोर स्टेबल ना, ये भी गलत है। देखो कार्बन फैमिली में +2 +4 दो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। मैं भी एक बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं आप लोगों को, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। +2 +2 +2 +2 +4 +4 +4 +4। स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोला जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। मिनिमम के घटने के कारण मेटालिक कैरेक्टर का बढ़ना होता है, और मैक्सिमम के घटने के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं सारे की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो देखो ये मैक्सिमम है, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी। कार्बन ए मोस्ट स्टेबल। +2 इंटरमीडिएट है, मिनिमम तो -4 हो जाएगा, +2 इसका इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। एक बात और बताता हूं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कब तक? जब तक इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लग रहा हो। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली काम कहां पे करता है? जिस एलिमेंट में इनर्ट लेंथवाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसे लगना थोड़ा बहुत शुरू हो जाएगा जहां से डी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जहां पे डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आ गया है जर्मेनियम से सॉरी। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर इफेक्टिवली बात किया जाए कहां काम करता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली काम करता है उस एलिमेंट में जिस एलिमेंट में लेंथवाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा हो, जहां पे 4f14 फुलफिल्ड हो, और वो किस में लगता है? लेड में लगता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कब तक? जब तक इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली ना काम करना शुरू कर दे। तो कार्बन +4 मोर स्टेबल, सिलिकॉन +4 मोर स्टेबल, जर्मेनियम +4 मोर स्टेबल, टिन +4 मोर स्टेबल, लेड +2 मोर स्टेबल। क्योंकि लेड +2 में लेंथवाइड कॉन्ट्रैक्शन लग चुका है, इसमें 4f14 आ चुका है, इसलिए इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिवली काम करेगा, +4 नहीं +2 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए जर्मेनियम में अगर जर्मेनियम का GX2 बनाया जाए और GX4 बनाया जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? GX4 ज्यादा स्टेबल होगा, GX2 स्टेबल नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। SnF4 एंड PbF4, ये तो अभी बात किए थे, SnF4 एंड PbF4 आयनिक होता है, सही है। तो पूछ रहा है क्या कि कौन से इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, तो A एंड D आर करेक्ट, A एंड D आर करेक्ट। तो इसलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? इसमें से एग्जिस्ट कौन नहीं करेगा? XeOF4 एग्जिस्ट करता है, Xe डबल बॉन्ड O, F एक लोन पेयर, 4 1 5 1 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। NeF2 नियोन का कोई कंपाउंड ही नहीं पाया जाता है, नियोन हेलाइड नहीं बनाता, जेनोन हेलाइड बनाता है, ये नहीं बनाता। XeF2 एग्जिस्ट करता है, XeF6 एग्जिस्ट करता है, XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। XeF8 एग्जिस्ट नहीं करता है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, तो NeF2 यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? O2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 2। बिल्कुल एमओटी का क्वेश्चन है ये। O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना 16 होता है, 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है। तो 14 वाला कॉन्सेप्ट से काम चलते हैं। 14 पे 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0.5 0.5 0.5 0.5 घटते चले जाइए। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0.5 0.5 0.5 0.5 घटते चले जाइए। ठीक है, तो 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 बिल्कुल सही है। एंड ना डायमैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक होता है, गलत हो गया है। O2 इज पैरामैग्नेटिक। सारे इवन नंबर वाले डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? 10 और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। और सारे ऑड वाले और साथ में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन ये पैरा होते हैं। तो इसलिए O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, पैरा नेचर के होते हैं, गलत स्टेटमेंट है। N2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 3। बिल्कुल, N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। एंड इज पैरामैग्नेटिक ना, अभी बताए हैं कि इवन वाला में सिर्फ 10 और 16 ही पैरा होते हैं, बाकी सबके सब डाई होते हैं, तो 14 वाला डाई ही आ जाएगा, तो पैरा नहीं होता है, गलत है। C2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 2। C2 में C डबल बॉन्ड C होता है, ओनली पाई बॉन्ड। C2 में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बचते हैं वो सिर्फ पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके और C2 मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस देते हैं। इसे C2 में ओनली पाई बॉन्ड, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विथ पाई बॉन्ड ओनली, B2 एंड C2 दोनों में सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं। B2 में एक सिंगल पाई बॉन्ड और C2 में 2 पाई बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 2 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 6 12, डायमैग्नेटिक, ये सही स्टेटमेंट है। बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। B2 मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 2 ना, गलत है। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। इसका देखो 2.5 2 1.5 1, 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। और वही B2 में एक होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। 10 इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक और 10 इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक, ये भी गलत है। डायमैग्नेटिक नहीं, B2 10 इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। तो सही पूछ रहा है, सही स्टेटमेंट इसमें थर्ड हो जाएगा। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इन द ओजोन मॉलिक्यूल द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 1 2 एंड 3। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, ओजोन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। ओजोन का रियल स्ट्रक्चर ये होता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर बच जाता है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 3 लोन पेयर आता है, यही स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। लुईस में बोलता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पे काउंट कर लो, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। सही स्ट्रक्चर इसका, यही इसका रियल है, यही इसका लुईस स्ट्रक्चर है। और लुईस में जब हम लोग फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट कर लो। देखो कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करो तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे प्लस, जो ले रहा है उसे माइनस। यही इसका फॉर्मल चार्ज सब दिख रहा है। इसको दिया है 1, इसको दिया गया है 2, इसको दिया गया है 3, तो 1 पे +1, 2 पे 0 और 3 पे -1, यही ऑप्शन हो जाएगा। +1 0 -1 थर्ड। तो 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नहीं तो ऐसे नहीं चलेंगे तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फिर फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर्ड बाय 2 माइनस अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो सब टाइम वेस्टेज है, उतना में आप गिवन टाइम में क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऐसे ही है। आप स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए कि 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा हो रहा है और पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिए या उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है, वो सबसे अच्छा। जैसे SO4 2 माइनस है तो S डबल बॉन्ड हो O माइनस। अब इसे पूछ रहा है कि सल्फर पे या ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालिए, तो सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको शिफ्ट कर दीजिए आप, इसको शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लीजिए और फिर देने वाले पे प्लस लेने वाले पे माइनस रख लीजिए, या फिर पाई बॉन्ड को डायरेक्टली शिफ्ट कीजिए। एक शिफ्ट कीजिए तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आएगा, इसको भी शिफ्ट कीजिए, इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज सारे ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +2 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा इस पे सल्फर के अराउंड। तो ये लुईस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द 2 आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेम। बिल्कुल सही है, आइसोटोप का आयनाइजेशन एनर्जी या रेडियस दोनों सेम होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करता है, जिसमें उसका कोई रोल नहीं होता है। जेड इफेक्टिव को हिंडर करने में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है।
द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दस द सेम न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल सही है, इसका स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों सही है, दोनों करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसलिए 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आइसोटोप में न्यूक्लियर चार्ज डिफर नहीं करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली डिफर नहीं कर पाते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। देखिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन से +3 मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसलिए आयोनिक रेडियाई आप लैंथनम 3+ से ल्यूटेटियम +3 तक चले आइए तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज इसमें डिक्रीज करता है। रेगुलर डिक्रीमेंट है विदाउट कोई एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन नहीं है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा लैंथनम +3, फिर सीरियम +3, फिर प्रोमेथियम +3 और सबसे कम हो जाएगा एट्रिबियम +3। तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, लैंथनम फिर सीरियम फिर प्रोमेथियम फिर एट्रिबियम, उससे भी छोटा एट्रिबियम से छोटा ल्यूटेटियम हो जाएगा। तो 74 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, which of the following elements have one electron in d orbital in bivalent ion is or are? बाइवेलेंट आयन में एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? तो देखो सेमेरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 62 होता है, जेनॉन 54, 6 पीरियड का एलिमेंट है, 6 से शुरू करो 6p पे खत्म करो, 5d 4f, इसमें 2 और इसमें 6, इसमें d0 होता है। +2 निकालना तो +2 में खत्म कर देंगे, ये d1 नहीं होता है, इसमें d1 पूछ रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इन d, तो d में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गैंडोलियम 64 होता है, एक्सेप्शन में आप लोग को पता होना चाहिए, गैंडोलियम एक एक्सेप्शन वाला, जितने भी एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सारे पता होना चाहिए। डीएनएफ में कितने जितने भी एलिमेंट जिसका एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है सारे आपको पता होना चाहिए। तो गैंडोलियम 64 होता है, जेनॉन 54, 6s2 6p पे खत्म होता है, बीच में 5d और 4f हो जाता है। देखिए 54 और 2 56, 56 और 8 64, लेकिन ये एक्सेप्शन में है, एक इलेक्ट्रॉन f से d में ट्रांसफर होता है, 1 यहाँ पे और 7 यहाँ पे हो जाता है। +2 ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो +2 में d0 होगा, इसमें d में एक इलेक्ट्रॉन बचा ही रहेगा, 5d1 होगा इसमें, तो सही है, इसमें d में एक इलेक्ट्रॉन होता है। या ट्रिबियम देखा जाए, या ट्रिबियम का एटॉमिक नंबर 70 होता है, जेनॉन 6s2 5d0 और 4f14 6p0 54 56 और 14 70 हो गया। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करेंगे तो s0 होगा, d0 भी हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। ल्यूटेटियम 71 होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जेनॉन 56 सॉरी जेनॉन 54 नहीं सही है, हाँ 54, जेनॉन 54 56 लिखेगा, 54 जेनॉन 54 6s0, ल्यूटेटियम +2 है 0, 5d1 एंड 4f14। 71 54 +2 यहां से आएगा, 56 और एक 57 और 74 57 और 14 71, ठीक है। इसमें +2 में 6 से 0 हो जाएगा, इसमें भी 5d1 होगा, तो किसमें 5d1 आ रहा है, एक गैंडोलियम और एक ल्यूटेटियम, गैंडोलियम एंड ल्यूटेटियम ना, सेमेरियम में नहीं है, ट्रिबियम में नहीं है, गैंडोलियम में है, सेमेरियम में नहीं, ल्यूटेटियम एंड गैंडोलियम, तो इसलिए 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक वाले मेटल क्रिस्टल बनाते हैं। होता है क्या है कि जब डी ब्लॉक का मेटल क्रिस्टल बनता है तो इसके वॉइड्स में स्मॉल एटम लाइक कार्बन हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, बोरोन हो जाए, इसके वॉइड्स में इंटरस्टिशियल साइट में आके चिपक जाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इसका मेटालिक कंडक्टिविटी सही है, मेटालिक कंडक्टिविटी रिमेन रहता है, जो पहले मेटल का है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद मेटालिक कंडक्टिविटी चेंज नहीं होता है, दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, तो सही है सर। दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल सही है, जब इसमें स्पेस बढ़ेंगे
तो इसमें मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो उसका वॉल्यूम तो पहले से भी वही था, अभी भी वही है, लेकिन मास बढ़ गया, कुछ एटम चले गए इसमें, तो डेंसिटी बढ़ जाता है, तो इसलिए उसमें हार्डनेस बढ़ती है, दे आर हार्ड, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी घट जाती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज हायर देन दैट ऑफ प्योर, बिल्कुल सही है, प्योर मेटल के कंपेरिजन में इसका हार्ड हो जाएगा, ठीक है, हार्ड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और कुछ तो बोराइड इतने हार्ड होते हैं कि वो डायमंड के इक्विवेलेंट पहुंचने के कगार पे रहते हैं। दे आर केमिकली इनर्टनेस रहता है, ठीक है, तो इसलिए सही स्टेटमेंट दे आर केमिकली रिएक्टिव नहीं, केमिकली इनर्ट होता है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट फोर्थ होगा, बाकी सब करेक्ट है, इसमें तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट है कि दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर नॉट केमिकली रिएक्टिव, तो इसलिए 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है और कॉलम 2 में इसका आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है। देखिए एक बात मैं बताता हूं आप लोगों को, जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे स्टक मत हो जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट डायरेक्टली, और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर लीजिए। इसमें लगे रहेंगे तो आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे बोरोन है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होगा, बोरन, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरन का होगा और सबसे कम लिथियम का होगा। यही आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। हाँ बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरन का कम होता है, लेकिन बोरन और लिथियम में बोरन का ज्यादा होता है, लिथियम का कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिथियम कौन सा सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, तो सी का सबसे मैक्सिमम वाला हो जाएगा, फर्स्ट ए वाला फ्लोरीन का मैक्सिमम हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सेकंड कौन सा है, फोर्थ हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद बोरन होगा बोरन में कौन सा होगा, सेकंड, और ए हो जाएगा थर्ड। देख लो यही ऑप्शन होगा। तो फोर्थ वाला दो है, एक ए भी है और एक ए भी है, ठीक है। बी का थर्ड सही है, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड सेकंड सही है। तो 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 86, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मैचिंग करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में। एक नॉर्मल सॉल्ट इसमें कौन सा है, नॉर्मल मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है। देखो ए एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि यह अभी बाइकार्बोनेट में एम्फीप्रोटिक स्पीसीज H+ इसमें देने की टेंडेंसी है, H+ कंज्यूम कर रहा है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ए मिक्स्ड सॉल्ट है, डबल सॉल्ट इसको बोलते हैं, मिक्स सॉल्ट है। सोडियम और पोटेशियम का इसमें दो तरह के कैटायन है, इसलिए मिक्स सॉल्ट इसमें आएंगे, ठीक है, मिक्स सॉल्ट है। Na2HPO3 ए नॉर्मल सॉल्ट है, न एसिडिक है न न्यूट्रल सॉल्ट है। देखो बच्चा को दिखेगा ये वाला ना कि सर ये भी तो यहां भी तो हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन देने वाला नहीं है। ये मेरा H3PO3 प्लस NaOH का मिक्सचर है और H3PO3 ओनली 2H+ दे सकता है ना। डाइप्रोटिक एसिड है, ट्राइप्रोटिक एसिड नहीं है। H3PO4 ट्राइप्रोटिक है, इसका तो स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड हो, OH और H बन जाता है। यही दोनों H+ दे सकता है, AH+ तो देने लायक नहीं रहता है, इसलिए डाइप्रोटिक एसिड है। तो ये देगा तो 2 ही H+ देगा, 2 H+ देगा तो क्या बन जाएगा, 2 H+ दे दिया और ये बना लिया HPO3 2-। वही ये नॉर्मल सॉल्ट है, कंजुगेट बेस है। ये अब ये H+ देने, ए वाला H+ देने के लायक नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ए वाला है इसके पास, जो कि डोनेटेबल नहीं हो सकता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है, इसलिए ये H आपको दिखेगा लेकिन फॉल्स H है, ये देने वाला H नहीं है, इसलिए नॉर्मल सॉल्ट है। और ये तो पता है पूरी का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। देख लिया नॉर्मल सॉल्ट कौन सा है, R, ए का R हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, P, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा है, S, और मिक्स्ड सॉल्ट कौन सा है, Q, RPSQ। RPSQ किस में है, फर्स्ट में ही लग रहा है, RPSQ। तो इसलिए 86 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87, the maximum number of lone pair of electrons on central atom from the following species is ClO3, Cl डबल बॉन्ड O, O-, एक लोन पेयर 7 इलेक्ट्रॉन होता है। SF4, F फ्लोरीन के पास, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर बचेगा। I3-, I
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, 3 लोन पेयर, एक माइनस चार्ज बियर करेगा, एक CF4, एक C, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। मैक्सिमम लोन पेयर किसके पास है? I3 माइनस के पास 3 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर। तो इसलिए 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल। मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस का होता है। तो हाइड्रेशन साइज छोटा होगा, सब पे 4 सेम है, साइज छोटा होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन हैज गॉट द मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।